मामले को इन्वेस्टिगेट करने लगी तो लाश और कत्ल के मामले का खुलासा होने से पहले पुलिस को उसी कहानी का एक और पहलू पता चला। वो पहलू ये था कि जिस शख्स की हत्या हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रेप हुआ था। पुलिस जब कत्ल के मामले की तफ्तीश करती हुई उस आदमी के गर्लफ्रेंड तक पहुंची, मर चुके विदेशी नागरिक की गर्लफ्रेंड तक पहुंची, तो गर्लफ्रेंड को विदेशी नागरिक की मौत के बारे में पता ही नहीं था और वो अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ लोगों को बता रही थी, पुलिस को बता रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है। पुलिस ने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मर्डर का मामला अलग है और गर्लफ्रेंड के साथ हुई रेप की घटना अलग है, तो इस सिलसिले में पुलिस ने 2 सेपरेट केसेस, अलग अलग मुकदमे दर्ज किए और 2 अलग अलग पुलिस इंस्पेक्टर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को इन मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। रेप के मामले की जांच एक ऑफिसर ने की और छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर उस ऑफिसर ने उस विदेशी लड़की के साथ रेप करने वाले शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जानते हैं वो क्या कड़ियां थी? एक इंपॉर्टेंट कड़ी ये थी कि जब उस आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया था, वो एक ऑटो ड्राइवर था, उसने जब लड़की को अब्यूज करने की, उसके साथ रेप करने की कोशिश की तो लड़की ने अपने बचाव में उसकी पीठ पर पेन नाइफ, यानी पेन की शक्ल वाले, पेन के आकार वाले छोटे से चाकू से उसकी पीठ पर 2-3 वार किए थे। वो जो छोटे छोटे पेन नाइफ के घाव थे उस ऑटो वाले के पीठ पर, उस घाव के बारे में अलग अलग हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम में पता लगाती हुई पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस रेप के केस को क्रैक किया। लेकिन मर्डर केस का क्या हुआ, ये जो है उस वक्त तक मुझे नहीं पता था। लेकिन अब इस मामले में और जानकारी जुटाकर, रिसर्च करके अब मुझे उस मर्डर केस की जानकारी मिल चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी मिल चुकी है, जो मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आया हूं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको एक ब्लाइंड मर्डर के मामले में, जो एक विदेशी नागरिक की हत्या से जुड़ी है, उसके बारे में बताते हैं। 5 जनवरी 1996 की यह बात है। बेंगलुरु में एक जगह है चंद्रा लेआउट। इस चंद्रा लेआउट में लोगों की नज़र एक सड़क के किनारे पड़ी एक लाश पर पड़ती है। ये लाश जो है एक विदेशी नागरिक की थी और लाश को देखकर ऐसा लगता था कि सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, हमला किया गया है और उसकी जान ली गई है। पुलिस को जब इस लाश की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसकी तलाशी ली, यानी लाश के जो पॉकेट्स हैं, जो शर्ट या पैंट के, पुलिस ने उनको देखा, चेक किया। तो चेक करने पर पुलिस को उसमें से बटुआ या फिर कोई कार्ड, कोई भी चीज़ पुलिस को उसमें से नहीं मिली। बस पैंट की जेब में एक अदद पर्ची मिली, एक बिल मिला, जो गारमेंट्स परचेज की पर्ची थी, यानी कपड़ों की खरीदारी का एक बिल था। और ये कपड़े उस विदेशी नागरिक ने प्रोबेबली खुद ही खरीदे थे अपने लिए, और जिस दुकान से खरीदे थे वो दुकान MG रोड बेंगलुरु में है। तो पुलिस को जब ये पर्ची मिली तो पुलिस उस पर्ची के सहारे सबसे पहले पहुंची MG रोड, और MG रोड पहुंचकर पुलिस ने उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की। जब पुलिस ने MG रोड में उस दुकान में जाकर सारी डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि भैया बिल किस किस के नाम से बना और उसका नंबर क्या है, रेसिडेंस कहाँ का रहने वाला है, तो इस कड़ी में उस आदमी की पहचान साफ हुई और पहचान पता चला, उसका नाम है जेम्स विलियम स्टुअर्ट। और जेम्स विलियम स्टुअर्ट के बारे में यह भी पता चला कि वो बेंगलुरु में कॉटनपेट नाम की एक जगह है, वहाँ पर सुधा लॉज में ठहरा हुआ है। अब इसी सुधा लॉज में जब पुलिस पहुंची थी तो पुलिस को इस स्टुअर्ट नाम के शख्स की गर्लफ्रेंड मिली थी जिसके साथ रेप की घटना हुई थी, और पुलिस ने उस केस को अलग से इन्वेस्टिगेट किया था। लेकिन स्टुअर्ट के साथ जो हत्या की घटना हुई, स्टुअर्ट को जो मार दिया गया, वो मामला क्या था, पुलिस अब इस मामले को अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो इस मामले के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अब्दुल अजीम नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को सौंपी गई थी, जो उस समय उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस एरिया में तैनात थे जहां पर ये लाश मिली थी। और मैं आपको बताऊं, जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम है बशेश्वर नगर। तो बशेश्वर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम को जेम्स विलियम स्टुअर्ट के कत्ल की तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब पुलिस ने यह पता किया कि 5 जनवरी को लाश मिली थी, तो 4 जनवरी को जेम्स आखिरी बार कब जिंदा देखा गया था, ये कहाँ ठहरा हुआ था, क्या कर रहा था। तो जब पुलिस ने ये पता किया तो ये जानकारी मिली पुलिस को कि 4 जनवरी को वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी कॉटनपेट वाले सुधा लॉज से निकलकर एक रेस्टोरेंट में गया था, जहां पर वो दोनों डिनर करना चाहते थे। लेकिन जब वो डिनर के लिए वहां पहुंचे रेस्टोरेंट में, तो थोड़ी ही देर बाद जेम्स विलियम स्टुअर्ट को पेट में दर्द होने लगा और जेम्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से ये कहा कि यू कैरी ऑन विथ योर डिनर, आप अपना डिनर खाइए, कीजिए, मैं जो है कमरे तक जाता हूं क्योंकि मेरे पेट में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो जेम्स ये कहकर वहां से निकल गया था। इसके बाद जेम्स को किसी ने भी जिंदा नहीं देखा।
और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने पहले जेम्स का इंतज़ार किया, फिर उसने डिनर किया, और डिनर करने के बाद वो अकेले ही अपने कमरे की तरफ, सुधा लॉज की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसे अगवा कर उसके साथ ज्यादती की गई और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इधर ये जो शख्स है जेम्स विलियम स्टुअर्ट, ये 4 तारीख को सुधा लॉज के पास वाले रेस्टोरेंट से निकलकर कहाँ गायब हो गया और 5 तारीख को जब उसकी लाश मिली, इन घंटों में इस दरमियान वो कहाँ पर रहा, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और पुलिस को इन्हीं कुछ घंटों की मिस्ट्री को सुलझाना था ताकि जेम्स के कातिलों तक वो पहुंच पाती। तो पुलिस को जब जेम्स की लाश मिली, पुलिस ने उस बॉडी को रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तो पोस्टमार्टम में 2 इंपॉर्टेंट बातें पता चली। एक बात तो ये पता चली कि इस आदमी के सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है, वार किया गया है, जिससे ब्रेन हेमरेज उसे हुआ और उस हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। और दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चली कि ये जो जेम्स है, इसकी मौत से बमुश्किल 10 से 12 मिनट पहले इस आदमी ने डिनर किया था या भोजन में रात को कुछ खाया था या लिया था। यानी जब भी इसने कुछ खाया उसके 10 मिनट के अंदर इसकी हत्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का पता चला, क्योंकि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पोस्टमार्टम करते हैं तो वो देखते हैं कि पेट में, स्टमक में फूड जो है वो किस लेवल पे है, डाइजेशन का कौन सा स्टेज चल रहा है। तो फूड ऑलमोस्ट इंटैक्ट था। 10 मिनट में कितना हजम होता है खाना, नहीं के बराबर। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ने पुलिस को बताया कि 10 मिनट पहले ही इस आदमी ने डिनर किया है और 10 मिनट के बाद इसकी हत्या हो गई है। ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस अब दिमाग दौड़ाने लगी कि जहाँ पर चंद्रा लेआउट में इसकी बॉडी मिली है वहाँ पर आसपास खाने पीने का कोई जॉइंट या रेस्टोरेंट कहाँ पर है। पुलिस अब इसमें दिमाग दौड़ाने लगी और पुलिस काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि एग्जैक्टली जहाँ पर वो बॉडी मिली थी उससे तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है ब्रियंड स्क्वायर। उस ब्रियंड स्क्वायर में कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ फूड आउटलेट्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये जो आदमी है जिसकी हत्या हुई है जेम्स विलियम स्टुअर्ट, उसने ब्रियंड स्क्वायर में ही किसी दुकान में भोजन किया होगा, रात का खाना खाया होगा। पुलिस ब्रियंड स्क्वायर पहुंची और इसके बारे में, जेम्स स्टुअर्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी, उसके डिनर के बारे में, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई एग्जैक्ट लीड या क्लू वहाँ की दुकानों से तो नहीं मिल पाया। अब पुलिस ने ये सोचा कि ठीक है, काम करते हैं, ब्रियंड स्क्वायर के आसपास जो इलाके हैं, सुनसान जगह, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इसने डिनर वहीं किया होगा, तो उसके आसपास के जो सुनसान जगह है वहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात को क्या किसी ने कोई अनहोनी या कोई ऐसा मंजर, ऐसा दृश्य देखा जिसमें किसी फॉरेन नेशनल के साथ कुछ लोग जा रहे हों या फॉरेन नेशनल के साथ कोई ज्यादती हो रही हो। पुलिस अब अलग अलग जगहों पर जाकर, एक तरह से आप समझे डोर टू डोर जाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। तो ब्रियंड स्क्वायर से थोड़ी ही दूर पर एक सुनसान सड़क है जहाँ पर एक चर्च है। पुलिस उस चर्च में गई और वहाँ जाकर इस फॉरेन नेशनल के बारे में और कोई भी ऐसा मंजर, ऐसा सीन देखने के बारे में चर्च के केयरटेकर और वहाँ मौजूद लोगों से पूछा, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी चर्च से नहीं मिल पाई, यानी किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। वहाँ एक वेटनरी हॉस्पिटल भी है, यानी पशुओं का अस्पताल, वो भी एक सुनसान सड़क पर है। पुलिस वहाँ पर भी गई और वहाँ पर भी पूछा कि क्या आपने 4 और 5 तारीख की रात को किसी विदेशी आदमी को यहाँ पर घूमते भटकते हुए या कुछ लोगों के साथ जाते हुए देखा था। तो वेटनरी हॉस्पिटल में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया, मना कर दिया। थोड़ी ही दूर पर एक और जगह थी, वो है एक पेट्रोल पंप, लेकिन वो पेट्रोल पंप जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिजनेस करने वाला और फुटफॉल वाला पेट्रोल पंप नहीं है, बल्कि एक सुनसान सा पेट्रोल पंप है जिसमें शायद अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों की आमोदरफ्त, आवाजाही जो है वो शुरू नहीं हुई थी, यानी वहाँ बहुत एक्टिविटी नहीं थी, वो जगह सुनसान थी। तो उस पेट्रोल पंप में पुलिस ने जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। जिस तरह से पुलिस एक एक जगह जाकर पता कर रही थी, चर्च में गई, वेटनरी हॉस्पिटल में गई, अब पेट्रोल पंप में गई। तो पेट्रोल पंप में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि पेट्रोल पंप में कोई नहीं है, ना तो कोई ग्राहक है, ना तो कोई ओनर है, मैनेजर है, कोई नहीं है, बस एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि हाँ भाई, ये बताओ क्या तुमने किसी विदेशी आदमी को, किसी अंग्रेज़ को यहाँ पर 4 और 5 तारीख की रात को घूमते हुए या किसी के साथ जाते हुए देखा था? तो उसने कहा साहब मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो यहाँ 3-4 दिन पहले ही आया हूँ, मैं गार्ड अभी अभी लगा हूँ यहाँ पर। तो पुलिस ने पूछा तो भाई इससे तुमसे पहले कौन था गार्ड? बोला मुझसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ होते थे, उसका नाम है महादेवैया, और वो महादेवैया अचानक जो है उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी यहाँ ड्यूटी लगी तो मैं 3-4 दिनों से यहाँ पर हूँ और मुझे
4 और 5 तारीख की रात को क्या हुआ है उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि तब तो मैं यहाँ था ही नहीं, आया ही नहीं था। तब महादेवैया ही ड्यूटी पर था, लेकिन महादेवैया अब ड्यूटी छोड़कर जा चुका है। पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस को लगने लगा कि भाई ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई राज है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पर तैनात था, जिस जगह पर प्रोबेबली मर्डर की घटना हुई या उससे आसपास उस फॉरेन नेशनल की हत्या की गई, वो सिक्योरिटी गार्ड अचानक बिना किसी को बताए हुए कैसे नौकरी छोड़कर क्यों चला गया। पुलिस अब इसके बारे में पता करने लगी और पुलिस ने जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर तैनात किया था, उस सिक्योरिटी एजेंसी से बात की और सिक्योरिटी एजेंसी से बातचीत करने के बाद पुलिस ने महादेवैया के बारे में जानकारी जुटाई और पुलिस को ये पता चला कि हाँ, महादेवैया जो है 3-4 दिन पहले तक वहीं था, लेकिन अब उसने नौकरी छोड़ दी है उस पेट्रोल पंप से और अभी वो कहीं भी काम नहीं कर रहा, वो अपने घर में है। तो पुलिस ने सोचा कि ठीक है, फिर महादेवैया तक पहुंचना ज़रूरी है। सिक्योरिटी एजेंसी से पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक महादेवैया बेंगलुरु में ही, वो सिक्योरिटी गार्ड बेंगलुरु में ही गिरिनगर इलाके में रहता था। लेकिन अब पुलिस ने सोचा कि अगर हम महादेवैया के बारे में शक या संदेह जताते हुए पूछताछ करते हैं तो हो सकता है कि महादेवैया को भनक मिल जाए, वो भाग जाए। ये भी हो सकता है कि उसके घर का एग्जैक्ट पता हमें न मिल पाए। तो पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसी वालों के साथ भी एक चाल चली। जो सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर था उसको पुलिस ने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये बताया कि आपका एक सिक्योरिटी गार्ड है महादेवैया, 1 करोड़ रुपए की रॉबरी की घटना कुछ रोज़ पहले एक ज्वेलरी शॉप में MG रोड पे हुई है और उस रॉबरी की घटना के बारे में महादेवैया के पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। वो हम पुलिस से हैं और हम इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि महादेवैया इस मामले की तफ्तीश में हमारी मदद कर पाएगा। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि महादेवैया कहाँ रहता है, उसका घर का एग्जैक्ट पता क्या है, हम उससे जाकर पूछताछ करेंगे। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर था उसने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया। पुलिस ने स्टोरी सुनाई ही इसीलिए थी कि सिक्योरिटी एजेंसी वाले इस स्टोरी को पॉजिटिवली रिसीव करें। पुलिस ने जब कहा कि वो हमारी तफ्तीश में, जांच में मदद कर सकता है, तो एजेंसी वाले ने, सिक्योरिटी एजेंसी वाले ने बहुत खुशी खुशी महादेवैया के घर का पता दे दिया और सोचा कि चलो महादेवैया अगर कानून के काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने सच नहीं बताया कि फॉरेन नेशनल के मर्डर के मामले में हम महादेवैया से पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस ने नहीं बताया क्योंकि पुलिस को तो शक महादेवैया पर ही था। जिस तरह से महादेवैया गायब हो गया उस विदेशी नागरिक की हत्या के बाद, तो शक तो उस पर था। लेकिन अगर ये बता देते तो हो सकता है कि महादेवैया तक जानकारी पहुंच जाती और वो पहले ही भाग जाता। तो इसीलिए एक पॉजिटिव झूठी कहानी सुनाई, ये बताते हुए कि महादेवैया उस 1 करोड़ की रॉबरी में हमारी मदद कर सकता है, उसके पास कुछ जानकारी है। तो खैर, अब एजेंसी से जानकारी मिलने के बाद पुलिस गिरिनगर पहुंची। गिरिनगर में पुलिस को वो सिक्योरिटी गार्ड महादेवैया मिल गया और इत्तेफाक से वो बीमार था। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो शुरू में वो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता रहा, सच नहीं बता रहा था, वो पुलिस को बरगला रहा था। फिर पुलिस ने उससे थोड़ी सी सख्ती की घर में ही और कहा कि भाई देखो, अगर सच नहीं बताओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, इसीलिए जो भी जानते हो सही सही बताओ। अब महादेवैया ने मुंह खोलना शुरू किया। उसने बताया कि मैं पेट्रोल पंप में ही रहता हूं और उस जगह की रखवाली करता हूं, मेरी ड्यूटी वहीं पर है और वहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर मेरे लिए सोने की व्यवस्था है और एक कमरा है, कुछ वहाँ पर खाली जगह है और उस जगह पर कुछ एक लोग आकर मेरे साथ वहाँ रहते हैं, लेटते हैं। मैं इतना तो जानता हूँ कि उन लोगों के नाम क्या है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या काम करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि आराम करने के लिए आते हैं तो मैंने कभी उनको मना नहीं किया। तो पुलिस ने कहा ये लोग कौन हैं, उनके बारे में बताओ और सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या तुमको पता है कि एक विदेशी नागरिक की हत्या इसी आसपास किसी एक जगह पर हुई है, तुम्हें उसके बारे में कुछ आइडिया है? क्योंकि पुलिस उसको ज्वेलरी शॉप की कहानी तो नहीं सुनानी थी, क्योंकि ज्वेलरी शॉप वाली कहानी तो झूठी थी, इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद मिलने की बात तो झूठी थी। पुलिस को उससे पूछताछ तो मर्डर के केस में करना था। तो पुलिस ने उससे सीधे मुद्दे की बात की, फॉरेन नेशनल के मर्डर के सिलसिले में पूछताछ की और ये आदमी बताने लगा कि जी हाँ, मैं उस जगह रहता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ और मैं वहीं सोता हूँ और उस जगह पर कुछ एक और लोग रात को आकर मेरे साथ सोते हैं और वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, चले जाते हैं, इस तरह का मामला है। तो एक तरह से उसका जो पेट्रोल पंप का शेल्टर होम है या रहने की जगह है, वो समझ लीजिए कि कुछ और लोगों के लिए भी एक रहने सोने की जगह के तौर पर वो इस्तेमाल हो रहा था वो जगह। तो इन लोगों के नाम पुलिस को पता करने थे और साथ ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता करना था। तो महादेवैया ने कहा कि साहब, अगर मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप वादा करें तो मैं आपको पूरी कहानी बता सकता हूँ। पुलिस ने कहा बिल्कुल वादा करते हैं, बताओ क्या बात है। अब उसने जेम्स विलियम स्टुअर्ट के मर्डर के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि 4 तारीख की रात को एक विदेशी नागरिक को
फ़खरुद्दीन नाम का एक आदमी जो मेरे साथ यहाँ अक्सर रात को आकर सोता है, वो अपने साथ पकड़ कर ले आया था। और उसके साथ शब्बीर अहमद और सनाउल्लाह नाम के 2 और भी लोग थे जो यहाँ आते जाते रहते हैं। इन सारे लोगों ने मिलकर उस विदेशी नागरिक को पकड़ा हुआ था और वो उस विदेशी नागरिक को इस पेट्रोल पंप में इसी जगह पर लाकर लूटने की कोशिश कर रहे थे। उसके पास पर्स में काफ़ी सारा पैसा था और ये लोग जब उसे लूटने की कोशिश कर रहे थे तो वो जो नागरिक है, मुझे तो नाम नहीं पता वो फॉरेन नेशनल कौन है, वो इसका विरोध कर रहा था। इस पर फ़खरुद्दीन ने उसके सिर पर एक लोहे के रॉड से हमला किया इसी पेट्रोल पंप में, इसी जगह पर, और वो यहीं कोलैप्स होकर वो आदमी गिर गया। इसके बाद शब्बीर अहमद और सनाउल्लाह जो फ़खरुद्दीन के साथी थे वो भी यहाँ पर थे। उसने भी उस विदेशी नागरिक की हत्या करने में फ़खरुद्दीन की मदद की और साथ में एक और उनका दोस्त, उनका जानकार यहाँ पर पहुँचा जिसका नाम है शमी अहमद। तो इन सारे लोगों ने मिलकर उसकी लूटपाट के इरादे से हत्या कर दी। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गया था और मुझे इन लोगों ने ये कहा कि अगर तुमने कहीं मुंह खोला और किसी को भी इस आदमी की हत्या के बारे में बताया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। महादेवैया ने कहा कि इसके बाद मैं बहुत घबरा गया और मैं फिर फ़ौरन इस जगह से मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं यहाँ से अगले ही दिन यहाँ से चला गया। पुलिस ने पूछा चलो तुम तो चले गए, लेकिन 4 और 5 तारीख की रात को इसके आगे क्या हुआ? तो महादेवैया ने बताया कि फ़खरुद्दीन, शब्बीर, सनाउल्लाह और शमी अहमद, इन 4 लोगों ने मिलकर उस विदेशी नागरिक की हत्या करने के बाद उसकी लाश को एक बोरी में भर लिया और अपने साथ लेकर फरार हो गए। वो लाश को कहाँ लेकर गए, उसके साथ क्या किया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उस मर्डर को देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। इसलिए मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर भाग गया क्योंकि मुझे लगा कि अगर कल को इस मामले की तफ्तीश होती है तो मैं पकड़ा जाऊँगा। पुलिस को जब ये बात पता चली तो समझिए कि पूरी कहानी का ही खुलासा हो गया। अब पुलिस ने एक एक कर फ़खरुद्दीन, शब्बीर, सनाउल्लाह और शमी अहमद, इन 4 को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद इन पर मुकदमा भी चलाया गया और इन्हें, खासकर फ़खरुद्दीन को, इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई। बाकी लोगों को भी सज़ा हुई। सबको एग्जैक्टली आजीवन कारावास हुई या कुछ और सज़ा हुई इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फ़खरुद्दीन को आजीवन कारावास की सज़ा हुई ये मुझे पक्का पता है। तो इस तरह से पुलिस ने एक फॉरेन नेशनल के ब्लाइंड मर्डर के मामले को कड़ी दर कड़ी जोड़कर सॉल्व किया और ये पैरेलल टू रेप केस, ये मर्डर का मामला पुलिस ने क्रैक किया। अब इस पूरी कहानी में एक और खूबसूरत बात, एक खूबसूरत एलिमेंट है, वो ये कि इस मामले में जो भी आरोपी थे, पुलिस ने जो सबूत जुटाए, जो गवाह जुटाए, उसके हवाले से इन आरोपियों को बहुत कम समय में कोर्ट ने कन्विक्ट किया और आजीवन कारावास की सज़ा दी। तो जो पुलिस ऑफिसर थे अब्दुल अजीम, उनका ये मानना था कि जिन्होंने गुनाह किया है सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में उन गुनहगारों के घर वालों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कई बार इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है गुनहगारों को सज़ा दिलाने के क्रम में उनके घर वालों को भी जो है प्रताड़ित करती है, लेकिन अब्दुल अजीम का कहना है कि उनका ये फोकस था कि घर वालों को परेशान करना ठीक नहीं है, सज़ा जो गुनहगार है उसी को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जब इन सारे लोगों को सज़ा दिला दी तो इसके बाद ये जो लोग हैं इनके परिवार वालों के संपर्क में वो अब्दुल अजीम रहे और कुछ दिनों के बाद, वक्त तो किसी के लिए रुकता नहीं है, फ़खरुद्दीन तो जेल चला गया, लेकिन फ़खरुद्दीन की बहन की शादी थी और उनके घर में और भी वक्त वक्त पर छोटी मोटी ज़रूरतें होती रहती थी। और चूंकि फ़खरुद्दीन को जब इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था तो घर वाले फ़खरुद्दीन से मिलने जुलने कभी कभार आ जाते थे, तो अब्दुल अजीम से फ़खरुद्दीन के परिवार वालों की जान पहचान हो गई थी। और बेशक इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम ने फ़खरुद्दीन को जेल भिजवा दिया था, लेकिन उसके घर वालों की ये मानवता के नाते मदद करते थे। फ़खरुद्दीन की बहन की शादी में भी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ रुपए पैसे दिए थे, मदद की थी। अब फ़खरुद्दीन तो आजीवन कारावास की सज़ा काटता रहा। इधर जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपना जो टेन्योर है उसे पूरा किया और पूरा करने के बाद उन्होंने पुलिस महकमे से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। ले लेने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वो पॉलिटिक्स करेंगे, फुल फ्लेजेड नेता बनेंगे, और वो नेता बन भी गए। जनता दल यू से उन्होंने 2004 में चुनाव भी लड़ा और इस चुनाव लड़ने के दौरान 2004 में जब वो कैंपेन कर रहे थे, अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उस इलाके में, तो उनकी नज़र एक बड़ी अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उन्होंने ये देखा कि फ़खरुद्दीन, जिसे उन्होंने आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई थी उस विदेशी नागरिक के कत्ल के मामले में, वो उनकी चुनावी रैली में भीड़ में शामिल है और लोगों को उनके पैम्पलेट जो होते हैं, पैम्पलेट यानी पर्ची, वो लोगों को बांट रहा है कि आप
अब्दुल अजीम साहब को वोट दीजिए। ये देखकर अब्दुल अजीम साहब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जेल में था, ये बाहर कैसे आ गया। पहली बात तो इस बात पर उन्हें हैरानी हुई क्योंकि वो नौकरी वगैरह भी छोड़ चुके थे, और दूसरी बात ये कि उन्हें थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है लोगों की भीड़ में, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि मैंने इसे सज़ा दिलाई थी। तो फिर अब्दुल अजीम जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको सबसे बढ़िया तरीका यही लगा कि वो सीधे फ़खरुद्दीन को कन्फ्रंट करे और उसी से पूछे कि भाई क्या मामला है, तुम यहाँ कैसे। तो उन्होंने वही किया। अपनी रैली में उन्होंने जब देखा फ़खरुद्दीन को कि वो पर्चियाँ बांट रहा है उन्हीं के हक़ में, तो उन्होंने फ़खरुद्दीन को बुलाया कि इधर आओ। फ़खरुद्दीन आया, बोला हाँ साहब बताइए। तो बोला यार तुम बाहर कैसे आए, तुम्हें तो आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। तो उसने कहा नहीं साहब, मैं अभी कुछ दिनों के लिए ही बाहर आया हूँ, मैं तो अभी जेल में ही हूँ, लेकिन मैं पेरोल पर बाहर आया हूँ क्योंकि मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। और जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके हक़ में मुझे चुनाव लड़ने में प्रचार करना चाहिए। और चूंकि आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, आपने बेशक अपनी फ़र्ज़ अदायगी के सिलसिले में मुझे जेल भिजवा दिया, लेकिन आपने मेरे जेल जाने के बाद मेरे घर वालों की मदद की, तो मेरे दिल में एक एहसान है जिसके बदले में मैं इस चुनाव लड़ने में आपकी मदद कर रहा हूँ और यहाँ घूम घूम कर लोगों के बीच में पर्चियाँ बांट रहा हूँ। इसके अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं है। तो इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत जज्बाती हो गए और उन्हें बहुत अजीब लगा कि इस तरह कभी जीवन में या करियर में कुछ हो सकता है जिसमें वो किसी आदमी को सज़ा दिला दे, वो आदमी भी उनके लिए अच्छी सोच रखे। और शायद ऐसा इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब्दुल अजीम साहब ने अपने फ़र्ज़ अदायगी से बाहर जाकर फ़खरुद्दीन के घर वालों की मदद भी की थी। इसी वजह से फ़खरुद्दीन का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इस पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में था। तो खैर ये तो एक दूसरा पहलू है। मेन पहलू है उस विदेशी आदमी के कत्ल के इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया।